कहते हैं अगर नई मंजिल को पाना है तो अनजान रास्तों पर चलने का जुनून जरूरी होता है। और दोस्तों, इसी जुनून के साथ हम निकल पड़े हैं एक और नई जर्नी की ओर। इस सफर को और आगे ले चलते हैं, जहां हमारी अगली मंजिल है श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश की पवित्र नगरी। लेकिन वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें कहना होगा अलविदा भोपाल को। मतलब झीलों की इस नगरी से निकलकर हम बढ़ रहे हैं महादेव की नगरी की ओर। तो चलिए जुड़ जाएं हमारे साथ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, क्योंकि यह सफर अभी और भी खूबसूरत होने वाला है। सुबह का वक्त हो गया है और हम सब अपनी गाड़ी में बैठ गए और सारा सामान भी हमारा पैक हो गया है और बस चलते हैं यहाँ से। अभी हम अपने होटल के बाहर ही हैं भोपाल में। वैसे कल शाम को जब हम अपनी गाड़ी को रिफ्यूल करा रहे थे भोपाल में, तो ठीक उसके पास ही हमें होटल न्यू आर्केडिया मिल गया, जो हमारे बजट में भी था और लोकेशन भी परफेक्ट थी। और अब बारी थी चेकआउट करने की। लेकिन यहाँ एक ना छोटी सी कहानी हो गई हम लोगों के साथ। जब हम होटल से निकले तो देखा सारा स्टाफ गहरी नींद में सो रहा था। काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि अंदर से ही लॉक करके बैठे हुए थे सभी लोग। फिर हमने खुद स्टाफ को जगाया और तब जाकर हमारा चेकआउट हुआ। एक तरफ से ये सफर का मजेदार हिस्सा था, क्योंकि यात्रा सिर्फ रास्तों पर नहीं मिलती बल्कि छोटे छोटे किस्सों में भी छुपी होती है। तो हम आ गए हैं अभी फाइनली NH46 पर, और भी हम इस NH46 पर ही चलते रहेंगे। और इस रास्ते से होते हुए पहले हम पहुंचेंगे नागपुर, और नागपुर से फिर निकलेंगे आगे हैदराबाद। और फिर देखते हैं अगर हैदराबाद तक पहुंचते हैं या उसके आगे पहुंचते हैं या उसके पहले पहुंचते हैं, क्योंकि भोपाल से हैदराबाद की जो डिस्टेंस है वो अराउंड 800 या 900 के समथिंग है भोपाल से। तो देखना पड़ेगा कि हम कितना कवर कर पाते हैं आज डिस्टेंस। और सुबह सुबह जो निकले हैं ना हम भोपाल से, बड़ा बिल्कुल मस्त मौसम है। और ये नर्मदा जी हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। और माँ नर्मदा की भी अपनी एक बढ़िया कहानी है। नर्मदा में सबसे बढ़िया शिवलिंग मिलते हैं और शालिग्राम मिलते हैं। तो जय नर्मदे मैये। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सतपुरा नेशनल पार्क। सुबह सुबह की ये ड्राइव अपने आप में एक अलग ही मजा दे रही है भाई। न ट्रैफिक की भाग दौड़ है अभी यहाँ, न गर्मी की मार है, बस खुली सड़कें और हरियाली से भरा ये नजारा। गर्मियों में सुबह सुबह का सफर और भी सुखद लगता है। न गाड़ी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, न सफर करने वालों को बस हवा का झोंका और जंगलों की खुशबू। इन घने जंगलों से गुजरते हुए मन में एक ख्याल आया, आज तो ये नेशनल हाईवे है, पर त्रेता युग में जब सड़कें नहीं होंगी इस तरीके से जैसे अभी नेशनल हाईवेज बने हैं, होंगी उस समय में किसने देखा है, राम जाने। तो हमारे प्रभु श्री राम ने चित्रकूट से पंचवटी का ये रास्ता कैसे तय किया होगा, कैसी कठिनाइयों का सामना किया होगा, सिर्फ अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। सोचकर ही मन भावुक हो जाता है कि ये वही धरती है जहाँ कभी रामायण की गाथा जी गई थी, और आज उस धरती पर हम अपने छोटे से सफर को जी रहे हैं।
जब आप भोपाल से नागपुर की ओर जा रहे होते हो तो इस रास्ते में ना आपको कई खूबसूरत घाट मिलते हैं। यहाँ ड्राइविंग करने का मजा ही कुछ और है, मानो आप किसी ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे उतर रहे हो। लेकिन इसका अनुभव बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा कि किसी पहाड़ी इलाके में गाड़ी उतरते वक्त होता है। यहाँ का एहसास थोड़ा अलग है। सड़कें खुली, नज़ारे अनोखे और हर मोड़ पर ड्राइविंग का अपना ही रोमांच। सच कहूँ तो यह सफ़र आपको बार बार महसूस कराएगा। भोपाल से निकले हुए हमें वैसे काफ़ी वक्त हो गया है और अब तो भूख भी लगनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। अभी हम पहुँचे हैं वैसे बैतूल, लेकिन यहाँ रुकने का इरादा नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा प्लान है कि सीधे नागपुर रुकने का। वैसे भी बैतूल से आगे का रास्ता थोड़ा आसान है। ये पहाड़ी इलाका यहीं पर खत्म हो जाएगा और यहाँ से एकदम सीधा सीधा हाईवे है। तो फिर सीधे नागपुर पहुंचकर ही आराम और खाना दोनों करेंगे। आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी। बैतूल से आगे आपका NH47 स्टार्ट हो जाता है, जो कि सीधा आपका नागपुर को कनेक्ट करता है। नागपुर वो शहर है जहां से संघ चलता है भाई, संघ। और अब मिलते हैं कहाँ? नागपुर में। ये देखो हम आ गए हैं नागपुर और यहाँ पे हल्दीराम में हम कुछ खाते पीते हैं और भूख लगी है बहुत जोरों की। ऑर्डर हमने कर दिया है, जैसे ही आता है खाना हम लोग टूट पड़ेंगे और फिर मिलते हैं लंच के बाद आगे के सफर पर। लंच करने के बाद हम निकल पड़े हैं हैदराबाद की ओर और अभी हम नागपुर में ही चल रहे हैं। मैं अपनी लाइफ में इस बार फर्स्ट टाइम आया हूँ नागपुर, वो भी ड्राइव करके भाई। ऑनेस्टली अगर मैं यहाँ ट्रैफिक की बात करूँ तो NCR छोड़ने के बाद किसी और सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा हैवी फील हुआ नहीं मुझे। समझ लो भाई, जिसने दिल्ली NCR का ट्रैफिक बर्दाश्त कर लिया उसे भारत में कहीं भी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं लगने वाला। और नागपुर सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो काफ़ी सही है। फर्स्ट इम्प्रेशन तो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल वेल मेंटेन बिल्कुल लग रही है सिटी। यहाँ रोड भी काफ़ी क्लीन है और डस्ट भी एज सच कुछ ज़्यादा नहीं यहाँ पर फील होती है। लंबे लंबे फ्लाईओवर्स आपको मिलेंगे जिससे आप बिल्कुल प्रॉपर सिटी को क्रॉस कर जाएं। आपको सिटी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो भाई, हमें मेट्रो स्टेशन भी दिखाई दे गया यहाँ। तो मतलब नागपुर में मेट्रो भी बढ़िया चल रही है। और ये देखो, मतलब अगर NCR में आप देखोगे ना तो मेट्रो के आसपास भी इतनी भीड़ रहती है कि आप निकल नहीं पाओगे। और यहाँ बिल्कुल आराम से चले जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर नागपुर के बारे में और भी अगर बात करें तो दोस्तों, नागपुर एक खास पहचान मिली है इसको, नागपुर शहर को। ये फेमस है एज अ ऑरेंज सिटी, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ा ऑरेंज ट्रेड होता है और पूरे भारत में यहाँ से सप्लाई की जाती है। नागपुर को एक और नाम से भी जाना जाता है, अगर आप लोगों को पता हो, द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ से आसपास के रीजन में बहुत सारे टाइगर रिजर्व लोकेशन है, जैसे पेंच, टाडोडा और सतपुरा। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर द वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर लवर्स।
दीज लोकेशन इज नॉट माई करंट आइटनरी। सो हम तो अभी जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ। नागपुर को एक वजह से और भी जानते हैं और वैसे भी इसकी चर्चा होती रहती है। इसका एक रीज़न है, यहाँ आरएसएस का हेड क्वार्टर है। तो भाई राजनेता वगैरह आरएसएस पे उंगली उठाते रहते हैं, नागपुर का नाम आता रहता है। अभी हमने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है एंड वी विल ट्राई अगेन 350 किलोमीटर टुडे। उसके बाद सोचेंगे कि कहाँ स्टे करना है। नागपुर से हैदराबाद की जो डिस्टेंस है वो करीब 500 किलोमीटर है। वैसे अभी तक NH44 रोड कंडीशन के मामले में बहुत सही लगा, क्योंकि हाईवे स्मूथ है और आसपास के जो नज़ारे हैं वो आपको पूरी तरह एंगेज रखेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा मैं, कभी कभी गूगल मैप शहर का अंदर फालतू घुमा देता है। हिंगन घाट पर NH44 पर कुछ काम चल रहा था तो गूगल मैप ने रूट डाइवर्ट कर दिया था और काफ़ी लंबा रास्ता बतला रहा था ये, लेकिन ग्राउंड पर रोड ओपन थी। बस साइड लेन से आगे निकल के फिर आप NH44 पर जा सकते थे, बट ये दूसरा रूट दिखा रहा था। तो ड्राइविंग के वक्त एक बार गाड़ी रोककर अपना रूट वैलिडेट जरूर कर लें जब भी आप कहीं जा रहे हैं। और मैप पर बिल्कुल 100% ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लिया करो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना ट्रैवल को इजी और सेफ बना देंगी। और वैसे भी हाईवे पर चलना अपने आप में एक अलग ही मज़ा देता है। दोस्तों, करीब नागपुर से हम 350 किलोमीटर आ चुके हैं अभी, और अभी हम रुके थे पेट्रोल लेने के लिए क्योंकि फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था कार में। पर अब एक ना प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ NH44 पर होटल दिख ही नहीं रहे हैं भाई, और रात का टाइम हो रहा है। ऊपर से इस जगह के बारे में मुझे और कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि कहाँ पर कौन सा शहर पड़ने वाला है और कितनी दूरी पर है। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई है। रास्ते में किसी से पूछो तो कोई जवाब नहीं देता। थैंक्स गॉड कि पेट्रोल पंप वाले को हिंदी समझ आती थी और थोड़ी इंग्लिश भी वो समझ लेता था। उससे हमारा काम चल गया और आई आस्क हिम कि भाई आगे हमें होटल कहाँ मिलेंगे। तो उसने बतलाया कि सर आपको कामारेड्डी में रुकने के लिए जगह मिल जाएगी और यहाँ से करीब वो 35 किलोमीटर्स के आसपास है टूवर्ड द हैदराबाद। तो अभी हम रात को 35 किलोमीटर और चलना होगा और होपफुली कामारेड्डी में हमें सही जगह मिल जाए रेस्ट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। ये है होटल, वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। रूम अभी जस्ट चाय पी के फुर्सत में। रात में करीब 8:30 बज गए थे यार मुझे यहाँ तक पहुँचते। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था। कल की जो ड्राइविंग थी वो करीब 13 घंटे की ड्राइविंग। यहाँ से श्रीसालम 350 किलोमीटर और है। तो बस हम रेडी होके निकल ही रहे हैं, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं और मिलते हैं। आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा जहाँ हम रुके थे। बेहतरीन है। ये हाईवे किया हुआ है सामने, इसी हाईवे से मुझे जाना है। और यहाँ से पूरी दूर दूर तक यहाँ पर हरियाली काफ़ी है। मतलब ये मेरे दूसरे रूम का भी, जहाँ से हम लोग आए थे। ये पूरा हाईवे नागपुर हैदराबाद हाईवे। निकल रहे हैं अब हम लोग, पैकिंग हो चुकी है। ये पता नहीं कहाँ पर क्या न्यूज़ चल रही है।
फ्रांस वाले ना पागल हो रखे हैं क्यों? फुटबॉल मैच के उसके चक्कर में। ये कैसे नहीं हटाएंगे? और ये मेरा डोसा। ओके, थैंक यू। ये उत्पम वाले रह गए हैं दोनों। बस ब्रेकफास्ट हमारा हो रहा है और ब्रेकफास्ट करने के बाद बस हम अपना सामान पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई हमने अपना सामान पैक कर लिया है, गाड़ी में बैठ गए हैं और ये चल दिए हैं हम अपने इस होटल से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो आज का जो डेस्टिनेशन है वो है हमारा श्री सैलम। और श्री सैलम की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से करीब 350 किलोमीटर है, क्योंकि 120 किलोमीटर तो यहाँ से हैदराबाद ही है और 230 के आसपास हैदराबाद से श्री सैलम है। तो देखते हैं कितने बजे हम पहुंचते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है हमारा वो हो रहा है करीब 9 o'clock। और चलो, ये जो हम जा रहे हैं ये टूवर्ड NH 44 था और ये देखो हम आ गए हैं बिल्कुल NH 44 पर। भाई यहाँ जो रोड है ना, रोड के चारों तरफ जो ग्रीनरी है वो जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। अपने यहाँ पे जैसे मैं चलता हूँ तो केवल बरसात में ही चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देती है, बट यहाँ पर जो रोड है, मतलब अब मैं जून में चल रहा हूँ और जून में भी आप ये देखो कितनी ग्रीनरी रहती है। लगता है हम हैदराबाद के आउटर में आ गए हैं और दिखते हैं अभी यहाँ तो जबरदस्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार चारों तरफ। अरे बाप रे, चलो धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं अपन। अभी चलते जाओ, बस यही है कहानी अपनी अभी, जब तक आज श्री सैलम नहीं पहुँचते हैं। और ये हम आ गए हैं आउटर रिंग रोड पर, जो हैदराबाद का नेहरू आउटर रिंग रोड है। भाई गजब बना हुआ है और सबसे अच्छा ये है यहाँ पर चारों तरफ काफी ग्रीनरी है, मतलब अच्छी खासी ग्रीनरी है चारों तरफ। बहुत बढ़िया यार, मतलब इतनी ग्रीनरी मैंने और किसी हाईवे पर देखी नहीं है कि बीच में भी है, जो बीच में डिवाइडर है, बिल्कुल सिमेट्रिक पेड़ लगे हुए हैं और मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ। अभी ग्रीनरी तो दिखाई देती है तो अच्छा तो लगते ही है। और ये आउटर रिंग रोड पर करीब मुझे अराउंड 40 किलोमीटर से आसपास चलना है और इस पर चलते चलते फिर अपन को ये आगे से दिखा रहा है आउटर रिंग रोड पे कि हमको लेफ्ट लेके और श्री सैलम वाला रूट पकड़ लेंगे हम। ये जो आउटर रिंग रोड है काफी साफ सुथरा रिंग रोड है, गजब यार। मतलब मैंने इतने आउटर रिंग रोड देखे हैं बट इतना साफ, क्लीन और बिल्कुल ग्रीन कहीं पर भी नहीं देखा मैंने। ट्रैफिक भी ऐसा इस पर ज़्यादा कुछ है नहीं, या ये भी कह सकते हैं कि अभी हम मॉर्निंग में चल रहे हैं तो इस वजह से ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। और आसमान भी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल बस थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं और धूप की इंटेंसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है।
और ये अब हम पहुंच गए हैं आपका श्री सैलम वाला हाईवे, और ये हाईवे नंबर है 765। तो और ये जो हाईवे है आपको गूगल मैप तभी दिखाएगा मॉर्निंग में 6 o'clock से इवनिंग के 6 o'clock तक। अदरवाइज जो फिर अगर आप इवनिंग में आ रहे हो, अगर आपने श्री सैलम का डायरेक्ट रूट डाला हुआ है तो वो अप्रोक्स आपको दिखाएगा 450 या 480 किलोमीटर के आसपास, और वो कोई दूसरे हाईवे से घुमा के पूरा लाता है श्री सैलम। तो वो वाला जो रूट है वो करीब 120 किलोमीटर के आसपास आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप जब इधर आएँ, अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो हैदराबाद में रुकें और फिर हैदराबाद से नेक्स्ट मॉर्निंग श्री सैलम के लिए निकलें। और अगर आप जा भी रहे हैं तो कोशिश करें कि यहाँ से ये जो चेक पोस्ट है यहाँ से 6 o'clock के पहले आप एंटर कर जाएं। अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे जो एरिया आने वाला है पूरा का पूरा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है श्री सैलम का, और वहाँ पर आपको नाइट में एंट्री बिल्कुल ही बंद होती है। और आप ये क्या, हर जगह का ना अपना एक अलग कल्चर होता है। यहाँ पे आए तो घर की बनावट भी डिफरेंट है, और जो विलेजेस का और शहर का नेम है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मतलब ये हम अभी ये जो तेलंगाना में चल रहे हैं तो ये मतलब तमिल, आई थिंक तमिल बोली जाती है। और ये देखो यहाँ से आपको श्री सैलम के लिए जाना है तो आप टेक द लेफ्ट टर्न। राइट में कोई और दूसरा शहर है वो जाता है, उस शहर का नाम है तलवार कुर्ती। एक्चुअली मैं प्रोनाउंस करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है, तो सॉरी फॉर दैट। और ये देखो श्री सैलम 125 किलोमीटर और बचा है भाई यहाँ से, और ये डिस्टेंस करीब हमें कवर करने में अभी जो टाइम लगेगा वो होगा अराउंड 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं आराम से, क्योंकि ये जो रास्ते हैं बड़े खतरनाक हैं। सिंगल रोड है और ट्रैफिक जबरदस्त है। वो डिंडी रिजर्वायर के आसपास हम आ गए, और ये जो साइड में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये डिंडी रिजर्वायर का ही चेक डैम टाइप का कुछ बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ आई थिंक ये काफ़ी एक तरीके से जो मुझे फील हो रहा है टूरिस्ट स्पॉट ही है। ये लोग आते हैं घूमते हैं, देखो बसेस वगैरह भी यहाँ पर पार्क हैं। बड़ा सही सीन है। जब बारिश होती होगी यहाँ और वाटर ओवरफ्लो होता होगा यहाँ से, तो जबरदस्त सीन लगता होगा ये यहाँ अल्टीमेट। मतलब यहाँ पर लगता है कि बारिश के मौसम में तो बनता है ना। और हम यहाँ हैं, ये एक वो है रेस्टोरेंट है, हरीथा रेस्टोरेंट। वहाँ पर मुझे ये बतख दिखी, बढ़िया, काफ़ी फ्रेंडली। आप जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ वहाँ ये आ रही थी। और यहाँ से फिर लंच करने के बाद हम फिर बढ़ चले अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, श्री सैलम। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो मैंने ऑब्जर्व किया है भाई, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप वेज के अलावा और कुछ नहीं खा सकते, और आपके साथ में फैमिली है और फैमिली के साथ में अगर ये प्रॉब्लम है कि वो मांस मछली नहीं देख सकते, तो भाई ना आपको यहाँ पर आने में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो कोशिश करें कि आप ना कुछ ऐसा सामान कैरी करके चलें कि जो आप खा सकते हो। और भाई ये आ गया है अमरवाद टाइगर रिजर्व, और यहाँ से अब हम करते हैं एंट्री।
और यहाँ पर 6 बजे के बाद एंट्री मिलती ही नहीं है भाई। 6 या 5 बजे बाद एंट्री नहीं मिलती है। तो भाई अब हम चलते हैं और आप ये देखिए पूरा जंगल। तो हम बात कर रहे थे कि भाई खाने पीने की, तो अपने पास ना खाने पीने का सफिशिएंट अमाउंट रखें, क्योंकि भाई ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमें कहीं पे भी हम रोक रहे थे तो भाई मच्छी 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 सारा कुछ, बड़ी मुश्किल से वो एक रेस्टोरेंट मिला था मुझे, वो पूरा था। लेकिन वहाँ पे एक मुझे ठीक लगा कि भाई वेज वाले अलग बैठे थे, नॉन वेज वाले अलग बैठे हुए थे, खा रहे थे। तो वो उस वजह से हम लोगों ने खाना खा लिया वहाँ, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती यार हम लोगों को। भाई यहाँ पर हर एक जोन बने हुए हैं, टाइगर जोन, पीकॉक जोन, मंकी जोन, बटरफ्लाई जोन। जबरदस्त है यार, बहुत ही अल्टीमेट जगह है ये। पूरा का पूरा हम अंदर से गुजर रहे हैं और ये एक और चेक पोस्ट आ गया है, इसको भी करते हैं क्रॉस, चलते हैं आगे। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी, लोग भाई ना अपनी अपनी गाड़ियाँ ला रहे हैं। अब वो श्रीशैलम जा रहे हैं या कहाँ, उस साइड में रोक के कहीं पे भी उन्होंने देखा गाड़ी लगाया, अपना पूरा आउटिंग कर रहे हैं बैठ के फर्स्ट क्लास मस्त वाली। बहुत सही है यार, मतलब सही लग रहा है। मतलब जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं ना, फाइनल अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे फीलिंग आ रही है, अरे वाह। और ये अभी हम करीब पहुंचने वाले हैं कृष्णा रिवर के आसपास हैं शायद हम। और यहाँ पर एक श्रीशैलम डैम भी है कृष्णा रिवर पर, कहते हैं काफ़ी बड़ा डैम है, तो हम आपको दिखाएंगे डेफिनेटली। तो बने रहिए हमारे साथ। और जिन लोगों ने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो इस वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और ये सीरीज़ की अभी काफ़ी सारे पार्ट आते रहेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ से श्रीशैलम के बाद फिर हमारी तिरुपति की यात्रा होगी। तिरुपति से फिर हम जाएंगे पौंडुचेरी, और पौंडुचेरी के बाद फिर हम पहुँचेंगे रामेश्वरम, रामेश्वरम से फाइनल कन्याकुमारी। तो ये हम लोग रूट फॉलो कर रहे हैं। और ये देखो यार, ये है श्रीशैलम डैम, और अभी तो बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा ही पानी गिर रहा है भाई। वो देखो सामने दिखाई दे रहा है, ऐसा ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर हम उस तरफ पहुँचे आगे से घूम के, तो फिर देखते हैं कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है। फिलहाल में तो अभी तो बहुत ही कम पानी है, और बारिश होती होगी तो ज़्यादा रहता होगा यहाँ वाटर, और फिर जो इसका व्यू बनता होगा अल्टीमेट होता होगा वो। और ये रहा मैं आपका सत्येंद्र पटेरिया, और बढ़ते हैं आगे। और ये चारों तरफ नज़ारे देखो। अब बात करते हैं श्रीशैलम की, कि हम श्रीशैलम जा क्यों रहे हैं भाई। श्रीशैलम है भगवान शिव का वो स्थान जहां महादेव और पार्वती जी का डेली विवाह होता है। मतलब जो पूजा होती है उनकी डेली, उनकी शादी की आरती होती है शाम के टाइम में। ऐसा मुझे पता चला कि डेली विवाह होता है उनका यहाँ पर। और ये यहाँ पे विराजमान कैसे हुए, इसकी भी अपने आप में एक बहुत ही रोचक कथा है। जब भगवान भोलेनाथ ने कार्तिकेय को और गणेश जी को कहा कि जो भी इस पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के आ जाएगा
उसकी सर्वप्रथम पूजा हुआ करेगी इस संसार में, पृथ्वी पर। तो हुआ क्या, वो तो अपने वाहन पे निकल गए कार्तिकेय भगवान जी मोर पे, और भाई लगाए उन्होंने 7 चक्कर। गणेश जी परेशान कि भाई मेरा ये पिद्दू सा चूहा कैसे चक्कर लगाएगा 7 पृथ्वी के। तो उन्होंने अपने पिता महादेव को और माता पार्वती को, एज अ पृथ्वी कहा जाता है कि जो माँ होती है वो पृथ्वी और जो आकाश होता है वो पिता, उनको मान के अपने माता पिता के 7 चक्कर उन्होंने लगा लिए। तो इस पर भगवान शिव ने उन्हें पूरा वरदान दिया कि अब आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। अब इससे हुआ क्या कि भगवान कार्तिकेय नाराज हो गए, और जब भगवान कार्तिकेय नाराज हो गए तो वो यहाँ आके बैठे। काफी टाइम हो गया जब कार्तिकेय जी वापस नहीं लौटे, तो माता पार्वती जी भी उनको खोजने के लिए गईं। जब माता पार्वती जी चली गईं उनको खोजने के लिए, तो वो यहाँ खोजती हुई आईं और उनको ये स्थान बहुत अच्छा लगा, तो वो यहाँ रुक गई। अब उनको दोनों को खोजते हुए भाई अपने भोलेनाथ आ गए। जब भोलेनाथ आए, उनको मनाया गया, तो कार्तिकेय जी बोले, प्रभु मैं चलता हूँ, लेकिन जगत कल्याण के लिए आप यहाँ पे स्वयंभू विराजमान हो जाएं मेरे माता पिता। और तब से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की यहाँ पर पूजा होने लगी, और ये एक अपने आप में अद्भुत ज्योतिर्लिंग है। तो बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय। और बस हम पहुंच रहे हैं, और लगभग आप ये देखो आ ही गए हैं, बस थोड़ा सा रास्ता और रह गया है 4-5 किलोमीटर का। तो भाई जंगल तो जबरदस्त था, आपने देखा ही होगा कहानी सुनते सुनते। और बस पहुंचने वाले हैं अपन, शाम के बज रहे हैं 5। और ये आ गए अपन श्रीशैलम धाम। ये श्रीशैलम धाम का द्वार था, और यहाँ पे अब मेन चैलेंज है कि अपन रुकेंगे किधर, क्योंकि अपन तो बुक करा के नहीं आए कुछ भी, सब एज ऑन बैन है। रास्ते में चलते चलते हमने अभी एक सदन देखा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बने हुए हैं सारे भवन बने हुए हैं और वो गवर्नमेंट ही है। तो एक है गणेशा सदन, और गणेशा सदन में चल के देखते हैं अपन को मिलता है, नहीं तो फिर और भी देखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इसी रोड पर ही सिचुएटेड है। अगर मिल गया रूम तो अच्छा है, नहीं तो फिर और कहीं तलाशना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ भी यहाँ बहुत है। मुझे लग रहा था शायद आज मंडे है, तो शायद मंडे है, संडे है आज, हाँ संडे है, तो शाम तक नहीं मिलेगी भीड़। तो भाई लेकिन, और ये हम पहुंच गए हैं भाई अब गणेश सदन, ये आ गए हैं। अभी फटाफट पूछ लेते हैं। ये काफी बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ही है ये। भाई आपको एक टिप्स देता हूँ, मैं अभी गया था अंदर रूम बुक करने के लिए। यहाँ पर आपकी जिम में कैश अगर होगा तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट ये ले नहीं रहे हैं। मेरा था चौथा नंबर, और आगे के जो 3 लोग थे उनके पास कैश उतना था नहीं जितना उनको रूम चाहिए थे। तो मैंने फटाफट 2 रूम बुक किए। 8,000 रुपये मेरे पास कैश पड़ा था। मैंने तुरंत कहा मेरे पास है, ये पकड़ो। पहुँच गए भाई श्रीशैलम। देखते हैं रूम कैसा है। ले तो लिए,
आ जाओ, ले जाएंगे अभी। चलो ऊपर। चलो थर्ड रूम। ये भी थर्ड पे है। हम रेडी हो गए हैं टेंपल जाने के लिए। ये अभी जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ से बाहर का सीन है और ये काफ़ी खूबसूरत है। तो बस मिलते हैं टेंपल में। वैसे वहाँ पर मोबाइल और ये सब कुछ ले जाना अलाउ नहीं है। मेरे दर्शन हो गए हैं टेंपल में और यार दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं हमारे। और ये हम मंदिर के बाहर आ गए हैं और देख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा, यहाँ आके बहुत मन को सुकून मिला है। तो आई थिंक कि आपको भी इस जर्नी में काफ़ी आनंद आया होगा। सो और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भगवान मल्लिकार्जुन आप सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का पार्ट बने। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते। हर हर महादेव। शिव शंभो।